खनिज चक्र। खनिज चक्र क्या है? अपसादी चक्र क्या है? मिनरल्स साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। मिनरल साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल्स। मिनरल साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल्स। तो कह रहा है ऐसे भू रासायनिक चक्र जिनका संचय स्तर चट्टान या मृदा उन्हें अपसादी चक्र कहते हैं। ऐसे भू रासायनिक चक्र जिनका संचय स्तर चट्टान या मृदा है उन्हें अपसादी चक्र कहते हैं। उदाहरण फास्फोरस कैल्शियम। फास्फोरस कैल्शियम। फास्फोरस कैल्शियम। ऐसे भू रासायनिक चक्र जिनका संचय स्तर चट्टान या मृदा होती है उन्हें अपसादी चक्र कहते हैं। उदाहरण फास्फोरस कैल्शियम और सल्फर आदि। फास्फोरस कैल्शियम और सल्फर आदि। आगे कह रहा है फास्फोरस चक्र। फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस जीव के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। फास्फोरस जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। यह न्यूक्लिक अम्लों फास्फोलिपिड्स। न्यूक्लिक अम्ल फास्फोलिपिड्स एटीपी एडीपी और कई महत्वपूर्ण यौगिक का घटक है। फास्फोरस फास्फेट आयनों के रूप में आवेश करता है। ये फास्फेट आयन पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ये फास्फेट आयन पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा विभिन्न यौगिक से होते हुए उपभोक्ता और अपघटकों के स्थानांतरित हो जाते हैं। जब उत्पादक और उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है तो अपघटक इनके शरीर में उपस्थित फास्फोरस को फास्फेट आयन के रूप में मुक्त कर देते हैं जिनका उपयोग पौधे पुनः करते हैं। कई चट्टानों और जंतुओं के कवच जैसे कोरल्स, मोलस्कस इत्यादि फास्फेट पाया जाता है जिनका पौधों का उपयोग में लेते हैं। परितंत्र सेवाएं इकोसिस्टम सर्विस। परितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को परितंत्र सेवाएं के नाम से जाना जाता है। परितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को परितंत्र सेवाएं के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए एक के स्वास्थ्यवान परितंत्र की भूमिका वायु एवं जल को शुद्ध करना। वायु एवं जल को शुद्ध करना। सूखा एवं बाढ़ों को घटाना। पोषण को चक्रित करना। भूमि को उर्वरक बनाना। जंगली जीवों को आवास उपलब्ध कराना। जैविक विविधता को बनाए रखना। फसलों का परागण करने में सहायता करना। अगला है शोधकर्ताओं ने मूलभूत पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं की एक वर्ष की कीमत का और औसतन 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तय किया गया। पारिस्थितिकी
अनुक्रमण किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसे कहते हैं? तो पहला सवाल का जवाब है पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसे कहते हैं? तो उत्तर एक ही स्थान पर होने वाले दीर्घकालीन एकदेशीय समुदाय परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसे कहते हैं? सवाल आ गया, पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसे कहते हैं? तो एक ही स्थान पर होने वाले दीर्घकालीन एक दिशीय क्रमिक समुदाय परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। दूसरा सवाल है चट्टानों पर होने वाले अनुक्रमण को क्या कहते हैं? चट्टानों पर होने वाले अनुक्रमण को क्या कहते हैं? चट्टानों पर होने वाले अनुक्रमण को सैर अनुक्रमण कहते हैं। चट्टानों पर होने वाले अनुक्रमण को चयन अनुक्रमण कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राथमिक अनुक्रमण किसे कहते हैं? क्या कभी आपने सोचा कि प्राथमिक अनुक्रमण किसे कहते हैं? ऐसे अनुक्रमण जो बृहस्पति विहीन स्थनों से प्रारंभ होता है। ऐसे स्थान भूस्खलन ज्वालामुखी के उत्पन्न होने से उत्पन्न होता है। भूस्खलन या ज्वालामुखी के फूटने से उत्पन्न होता है ना। प्राथमिक अनुक्रमण किसे कहते हैं? ऐसे अनुक्रमण जो कि बृहस्पति विहीन स्तरों से प्रारंभ होता है। ऐसा स्थान भूस्खलन ज्वालामुखी के फूटने से उपयोग होता है। नग्न चट्टानों पर विकसित तीसरा हो गया प्राथमिक पुरोगामी समुदाय किसे कहते हैं? पुरोगामी समुदाय किसे कहते हैं? पुरोगामी नग्न चट्टानों पर विकसित होने वाले प्राथमिक अथवा अग्रणी पादप समुदाय को पुरोगामी समुदाय कहते हैं। नग्न चट्टानों पर विकसित होने वाले प्राथमिक अथवा अग्रणी पादप समुदाय को पुरोगामी समुदाय कहते हैं। पुरोगामी किन्हीं दो अपसादी चक्रों के नाम लिखिए। किन्हीं दो अपसादी चक्रों के नाम लिखिए। फास्फोरस चक्र। किन्हीं दो अपसादी चक्रों के नाम लिखिए। फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र अपसादी चक्र है। फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र अपसादी चक्र है। फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र अपसादी चक्र हैं। अगला सवाल है सहजीवी नाइट्रोजनी स्थिरीकरण किस जीवाणुओं से होता है? अभिनायत्री क्रिया में भाग लेने वाले दो जीवाणुओं के नाम बताएं। तो सवाल का उत्तर भी सुनते जाइए। सवाल का उत्तर था अमोनिया के यौगिक का ऑक्सीकरण होता है और जिससे नाइट्रेट बनते हैं। सवाल क्या था? सवाल था कि नाइट्रीकरण क्रिया में क्या होता है? नाइट्रीकरण क्रिया में
अमोनिया यौगिक का ऑक्सीकरण होता है। नैतिकरण क्रिया में अमोनिया यौगिक का ऑक्सीकरण होता है। नैतिकरण क्रिया में अमोनिया यौगिक का ऑक्सीकरण होता है। नैतिकरण क्रिया में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? राइजोबियम रेग्यूमिनोसेरमा की राइजोबियम रेग्यूमिनोसेरमा राइजोबियम रेगू में ना आगे है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु से होता है? राइबोबोजियम है ना। विनाइट्रीकरण की क्रिया में भाग लेने वाले जीवाणुओं के नाम बताइए। जीवाणुओं के नाम लिखिए। विनाइट्रीकरण क्रिया में भाग लेने वाले जीवाणुओं के नाम लिखें। विनाइट्रीकरण बेसिलस डिनाइट्रिफिकेशन बेसिलस डिनाइट्रिफिकेशन और दूसरा है थायोबेसिलस डिनाइट्रिफिकेशन। इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के फलस्वरूप निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के अंतरक्रिया के फलस्वरूप निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, पहला जैविक, दूसरा अजैविक घटक। प्रत्येक के पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। फसल एवं एक्वेरियम मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। फसल एवं एक्वेरियम एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी एक बंद तंत्र है। पृथ्वी एक बंद तंत्र है। पृथ्वी एक बंद तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी में एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण प्रभाव होता है। 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण प्रभाव होता है। अगला है ऊर्जा का पारिस्थितिकी तंत्र। पिरामिड हमेशा सीधा बनता है क्योंकि एक के पोषक स्तर में ऊर्जा के प्रवाह के दौरान की हानि हो जाती है। मनुष्य प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक प्रभावशाली प्राणी है। मनुष्य प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक प्रभावशाली प्राणी है, जो सर्वभक्षी ओमनिवोरस है। बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने से बनी जल संरचनावत को खाद्य जल कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं को परस्पर जोड़ने से बनी जालवत संरचना को खाद्य जाल कहते हैं। भारत में एक ऐसे समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र
प्राकृतिक परितंत्र कहते हैं, जिन्हें प्रत्येक प्राकृतिक तंत्र के प्रत्येक प्राकृतिक तंत्र के अजैविक घटक और समान अवस्था में जैविक घटक अलग अलग होते हैं। जैविक घटक अलग अलग होते हैं। जैविक घटक अलग अलग होते हैं। कहता है मनुष्य एक एवं जीवाणुओं के कई पोषण स्तर होते हैं। मनुष्य एवं जीवाणुओं के कई पोषण स्तर हो सकते हैं। पानी के अंदर ताप नापने का उपकरण को थर्मामीटर कहते हैं। पारिस्थितिकी दशांक का नियम लिंडेमान ने दिया था। पारिस्थितिकी दशांश का नियम लिंडेमान ने दिया था। किसी क्षेत्र में विशेष विविध पादप जातियों के समूह को पादप समुदाय कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न पादप जातियों के समूह को पादप समुदाय कहते हैं। दो विभिन्न पादप समुदाय के बीच का क्षेत्र तनाव क्षेत्र या इकोटोन कहलाता है। दो भिन्न पादप समुदाय के बीच का क्षेत्र तनाव क्षेत्र या इकोटोन कहलाता है। इस क्षेत्र में पादप जातियों को संख्या अधिक होता है। किसी क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जीवों को समष्टि के समूह को समुदाय कहते हैं। किसी क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जीवों के समष्टि को समुदाय कहते हैं। किसी स्थान पर वनस्पति क्रमिक विकास अनुक्रमण कहलाता है। किसी स्थान पर वनस्पति का क्रमिक विकास अनुक्रमण कहलाता है। जल के अंदर पाए जाने वाले चलायमान एवं तैरने वाले पौधा एवं जंतुओं का प्रापक प्लैंकटन कहते हैं। जल के अंदर पाए जाने वाले चलायमान एवं तैरने वाले पौधों एवं जंतु को प्रापक को प्लैंकटन कहते हैं। नग्न चट्टान से आरंभ होने वाला अनुक्रमण लिथोस्फीयर कहलाता है। नग्न चट्टान से आरंभ होने वाला अनुक्रमण लिथोस्फीयर कहलाता है। पौधों के अंतिम अथवा पौध समुदाय को चरम समुदाय क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। पौधे के अंतिम पौध को पौध समुदाय चरम समुदाय क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। नग्न संतान से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण को लिथोस्फीयर कहते हैं। नग्न संतान से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण को लिथोस्फीयर कहते हैं। जंतुओं जल के अंदर पाए जाने वाले चलायमान एवं तैरने वाले पौधों एवं जंतुओं को प्रापक या प्लैंकटन कहते हैं। किसी भी स्थान पर वनस्पति का क्रमिक विकास अनुक्रमण कहलाता है। सूक्ष्म जीवों का अनुक्रमण को
सूक्ष्म जीवों के अनुक्रमण को सेलूल कहते हैं। सेलूल कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के अनुक्रमण को सेलूल कहते हैं। जिप्सम के अनुक्रमण को इरोजीरा कहते हैं। जिप्सम के अनुक्रमण को इरोजीरा कहते हैं। जिप्समों के अनुक्रमण को इरोजीरा कहते हैं। ओदमनी पादप अनुक्रमण को पारिस्थितिकी परिवर्धन कहा है। ओदमनी पादप अनुक्रमण को पारिस्थितिकी परिवर्धन कहा है। ओदमनी पादप अनुक्रमण को पारिस्थितिकी परिवर्धन कहा है। प्रत्येक समुदाय ने प्रत्येक जाति या जीव की भूमिका को उसका निके कहते हैं। प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक जाति या जीव की भूमिका को उसका निके कहते हैं। कहा गया है इसमें पादप को कहते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। तो पादप को क्या कहते हैं? उत्पादक। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं तो पादप को उत्पादक कहते हैं। दूसरा सवाल, पादप का प्रमुख परितंत्र का पिरामिड। पादप का द्वारा प्रमुख परितंत्र पिरामिड उल्टा प्रकार का है। पादप द्वारा प्रमुख परितंत्र का पिरामिड संख्या का उल्टा प्रकार का है। एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक प्रकाश है। एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक प्रकाश है। हमारे परितंत्र में समान अपरदन केंचुआ, चींटियां व दीमक। के द्वारा होता है। पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार महासागर में 71% घुरित कार्बन है। महासागर में 71% घुरित कार्बन है। पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार महासागर। एक खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में शाब्दिक संख्या किसकी है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में शाब्दिक संख्या किसकी होती है? अपघतय की। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में शाब्दिक संख्या किसकी होती है? अपघतय की। एक झील में द्वितीय पोषक स्तर। एक झील में द्वितीय पोषक स्तर होता है। प्राणी प्रावक। एक झील में
द्वितीय पोषण स्तर होता है प्राणी प्रावक। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है प्राणी प्रावक। आगे है द्वितीय उत्पाद। द्वितीय उत्पादक में है शाकाहारी उत्पादक, मांसाहारी। द्वितीय उत्पादक में उपरोक्त में कोई नहीं। द्वितीय उत्पादक के उपरोक्त में कोई नहीं। परसंगिकी सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? 50%। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। पहला है चरण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला। चरण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला। तो चरण खाद्य श्रृंखला में इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला सूर्य के प्राप्त सौर ऊर्जा पर आधारित होती है। चरण खाद्य श्रृंखला इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा पर आधारित होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला मृत व गरे पदार्थों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघातक की ओर अग्रसर होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला मृत व गरे पदार्थों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म उपभोक्ता या अपघातक की ओर अग्रसर होती है। इनमें से प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव का आकार तो बढ़ता जाता है परंतु संख्या कम होती जाती है। इनमें से प्रत्येक पोषक स्तर पर जीव का आकार तो बढ़ता जाता है परंतु संख्या कम होती जाती है। इनमें से निरंतर पोषक स्तरों का आकार बढ़ता जाता है। इनमें भी निरंतर पोषण स्तरों का आकार बढ़ता जाता है। ये हरे पादपों अथवा पादपों से आरंभ होकर शाकाहारी के छोटे जीव से मांसाहारी के बड़े जीव पर समाप्त होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर आधारित नहीं होती है। उत्पाद और अपघटन। इस प्रक्रिया में पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थों का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में पादप द्वारा सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थों का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में अपघातक के अपशिष्ट को तोड़कर उनका अपघटन करते हैं। इस प्रक्रिया में अपघातक अपशिष्ट को तोड़कर उनका अपघटन करते हैं। ये जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं ये ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। ये ऊर्जा ग्रहण करते हैं ये ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। इनमें से प्रकाश की आवश्यकता होती है, इनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ये एनाबॉलिक प्रक्रिया है।
ये एनाबॉलिक प्रक्रिया है। ये अपचय कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। ये एनाबॉलिक प्रक्रिया है। ये अपचय कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। उत्पादन अपघटन यह प्रक्रिया पादपों के सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थ का उत्पादन होता है। अकार्बनिक पदार्थ का उत्पादन होता है। ये ऊर्जा ग्रहण करते हैं, है ना। इस प्रक्रिया में अपघटित तक अपशिष्ट को तोड़कर अपघटन करते हैं। ये ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। इन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये एनाबॉलिक प्रक्रिया है। ये अपचय जो है कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। अपचय जो है कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। ऊर्ध्ववर्ती अपराइट पिरामिड, अर्धवर्ती इन्वर्टेड पिरामिड। इस पिरामिड के उत्पादकों की संख्या अधिक होती है। इस पिरामिड में उत्पादकों की संख्या अधिक होती है और इसमें उपभोक्ताओं की संख्या निरंतर कम होती जाती है। ऊर्जा इसमें उत्पादकों की संख्या सबसे कम होती है, उपभोक्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है और पिरामिडों की संख्या सदैव के भार के पिरामिड उल्टे होते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। पिरामिड की संख्या व जयभार के पिरामिड उल्टे होते हैं। निम्नलिखित में अंतर लिखिए। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। ऊर्जा का अंतरण उत्पादक से सर्वोच्च उपभोक्ता। ऊर्जा का अंतरण उत्पादकों से सर्वोच्च उपभोक्ताओं एक क्रम के रूप में होता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में भोजन के लिए जुड़कर एक जाल बनाती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। एक जीव केवल एक स्तर या अवस्था बनाए रखता है। एक जीव एक से ज्यादा अवस्था बनाए जा सकते हैं। इनमें से ऊर्जा का प्रवाह आसानी से गणना की जा सकती है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह की गणना करना बहुत कठिन है। इसमें जीवों का समान पोषण के स्तर पर समिति प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा कई जीवों में समान व विभिन्न पोषण स्तरों पर होती है। अब आपका आ गया लीतर और अपरद में अंतर। इसमें निर्माण की सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों से होता है। इसका निर्माण सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों से होता है और इसका यहाँ मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जंतु व पादपों से प्राप्त होते हैं। ये भूमि के ऊपर प्राप्त होते हैं। ये भूमि के ऊपर व नीचे प्राप्त होते हैं। इनमें जैव अपघटनीय व अनापघटनीय पदार्थ होते हैं। इसमें जैव अपघटनीय व अनापघटनीय पदार्थ होते हैं। अपरद में केवल जैव अपघटनीय पदार्थ होते हैं।
प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता में अंतर। प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीय उत्पादकता में अंतर। उत्पादकों के द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा को कार्बन पदार्थों के रूप में संग्रहित करने से की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता उत्पादों को द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता करते हैं। उपभोक्ता प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग उत्सर्जन तथा अधिकांश भाग श्वसन में करते हैं। शेष संग्रहित ऊर्जा द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। शेष संग्रहित ऊर्जा द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। अकार्बनिक तत्वों में कार्बनिक तत्वों का संश्लेषण। अकार्बनिक तत्वों में कार्बनिक तत्वों का संश्लेषण। कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण। कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण। पारिस्थितिकी तंत्र की घटकों की व्याख्या करें। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की व्याख्या करें। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की व्याख्या करें। जैव घटक में है, पादप है, प्राणी है एवं सूक्ष्मजीव है। जैव घटक में पादप है, प्राणी है एवं सूक्ष्मजीव है। अजैव घटक में अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ एवं जलवायवीय कारक। जैव घटक में पादप, प्राणी एवं सूक्ष्मजीव। अजैविक घटक अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ एवं जलवायवीय कारक। पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित करें। पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित करें तथा जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। पारिस्थितिकी पिरामिड विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों के बीच पाए जाने वाले संबंध की जानकारी देता है। इसके अंतर्गत परितंत्र में प्राथमिक उत्पादकता तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच परस्पर आनुपातिक संबंधों को जैव भार, जीवों की संख्या व ऊर्जा प्रवाह के आधार पर रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे घास स्तर पर जीवों की संख्या का पिरामिड सीधे बनाता है जो निम्नलिखित है। तृतीय उपभोक्ता तीसी, द्वितीय उपभोक्ता एचसी, तृतीय उपभोक्ता तीसी, द्वितीय उपभोक्ता एचसी, प्राथमिक उपभोक्ता पीसी, प्राथमिक उत्पादकता पीपी। जब उत्पादकता के शीर्ष उपभोक्ताओं के पोषण स्तरों में जैव भार, जीव की संख्या घटती जाती है, जैसे जैसे घास परितंत्र, तालाब परितंत्र व वन परितंत्र, इसका पिरामिड सीधा प्राप्त होता है। प्राथमिक उत्पादकता क्या है?
उन कारकों को संक्षेप में चर्चा करें जो प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। उत्पादकों के द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों के रूप में संग्रहित करने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक प्रकाश, जल, मृदा। प्रकाश, जल, मृदा। प्रकाश, जल, मृदा। अपघटन की परिभाषा दें तथा अपघटन की प्रक्रिया एवं उसके उत्पादों की व्याख्या करें। अपघटन की परिभाषा दें तथा अपघटन की प्रक्रियाओं एवं उसके उत्पादों की व्याख्या करें। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपघटक जटिल मृत कार्बनिक पदार्थों, मृत पादप व जंतुओं शरीर को CO2, H2O व पोषक पदार्थों जैसे सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं, उसे अपघटन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपघटक जटिल मृत कार्बनिक पदार्थों, मृत पादप व जंतु शरीर को CO2, H2O व पोषक पदार्थों जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं, उसे अपघटन कहते हैं। पादपों व जंतुओं के मृत अवशेषों को अपरद या डेट्राइटस कहते हैं। पादपों व जंतुओं के मृत अवशेषों को अपरद या डेट्राइटस कहते हैं। यह अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ का कम करता है। अपघटन की प्रक्रिया प्रमुख चरण निम्नलिखित है। अपघटन की प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नलिखित है। विखंडन, फ्रैगमेंटेशन, विखंडन, फ्रैगमेंटेशन, निक्षालन, लीचिंग, अपचयन, कैटाबोलिज्म, ह्यूमस भवन, ह्यूमिनिफिकेशन, खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन, विखंडन, अपरदहारी जैसे केंचुए अपरद को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन, अपरदहारी जैसे केंचुआ अपरद के छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, इसे विखंडन कहते हैं। निक्षालन, जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक पदार्थ मृदा संस्तर में प्रवेश कर जाते हैं। ये अनुलब्ध लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, निक्षालन कहलाते हैं। निक्षालन, जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक पदार्थ मृदा संस्तर में
प्रवेश कर जाते हैं, ये अणु प्रलब्ध लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। अपचयन जीवाणु और कवकों के एंजाइम द्वारा अपरदों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। अपचयन जीवाणु और कवकों के एंजाइम के द्वारा अपरदों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। ह्यूमिफिकेशन गहरे रंग की क्रिस्टल रहित व पोषक पदार्थों से युक्त। ह्यूमिफिकेशन गहरे रंग की क्रिस्टल रहित व पोषक पदार्थों से युक्त ह्यूमस का निर्माण होता है। यह सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के लिए उच्च प्रतिरोध होती है। खनिजीकरण ह्यूमस के सूक्ष्म जैविक अपघटन द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्वों का निर्माण होता है। खनिजीकरण ह्यूमस के सूक्ष्म जैविक अपघटन द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्वों का निर्माण होता है, उसको खनिजीकरण कहते हैं। अपघटन की क्रिया में O2 की उपस्थिति में एवं गर्म आर्द्रतापूर्ण वातावरण में तीव्रता से होती है। अपघटन की क्रिया O2 की उपस्थिति में एवं गर्म आर्द्रतापूर्ण वातावरण की तीव्रता में होती है। काइटिन व लिग्निन की अपघटन की दर धीमी। काइटिन लिग्निन अपघटन की दर धीमी व जल में घुलनशील पदार्थों तथा नाइट्रोजन की अपघटन दर तीव्र होती है। काइटिन व लिग्निन की अपघटन दर धीमी, जल में घुलनशील पदार्थों तथा नाइट्रोजन की अपघटन दर तीव्र होती है। एक के स्तरीयकृत परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण निम्न प्रकार है। एक के स्तरीयकृत परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण निम्न प्रकार है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन करें। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन करें। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ताओं में स्थानांतरित होती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा उत्पादकों से उपभोक्ताओं में स्थानांतरित होती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मात्रा हर पोषण स्तर पर घटती जाती है। प्रत्येक पोषण स्तर पर 90% ऊर्जा श्वसन आदि जैविक क्रियाओं में कम आ जाती है। 10% से 10% की संग्रहित की जाती है। यह नियम लैंडे या दशांश का नियम है। यह लैंडे सूरज की विकिरण, प्राथमिक उत्पादकता, आंतरिक ऊर्जा
ये आपका रासायनिक ऊर्जा है, ये ऊष्मा ऊर्जा है, ये आंतरिक ऊर्जा है। यह संग्रहित 10% ही आगे भाग को पोषण में हस्तांतरित हो सकती है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक आवासीय चक्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक आवासीय चक्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर में है आपका आवासीय जो चक्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसमें तत्वों के मुख्य स्रोत पृथ्वी पर स्थित होते हैं। इसके तत्वों का मुख्य स्रोत पृथ्वी पर स्थित होते हैं। यह चक्र धीमे होते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस चक्र, कैल्शियम चक्र एवं सल्फर चक्र। फास्फोरस चक्र, कैल्शियम चक्र एवं सल्फर चक्र। 14 प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन की चक्रण की महत्वपूर्ण विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करें। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन चक्रण की महत्वपूर्ण विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करें। जीवों के शुष्क भार में लगभग 49% मात्रा कार्बन की होती है। 49% मात्रा कार्बन की हो। जीवों के शुष्क भार में लगभग 49% मात्रा कार्बन की होती है। वायुमंडल में कुल भूमंडलीय कार्बन का 1% उपस्थित है। वायुमंडलीय में कुल भूमंडलीय कार्बन का 1% उपस्थित रहता है। 71% कार्बन समुद्र में विलेय 71% कार्बन समुद्र में विलेय अवस्था में रहता है। कार्बन चक्र में जीवों, मृत जीवों, समुद्र व वायुमंडल द्वारा पूरा होता है। कार्बन चक्र जीवों, मृत जीवों, समुद्र व वायुमंडल द्वारा पूरा होता है। जब सजीव श्वसन करते हैं, CO2 के रूप में कार्बन वायुमंडल में छोड़ते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों व अन्य अवशिष्टों का अपघटन द्रव्य के द्वारा CO2 मुक्त होता है। जिप्सम ईंधनों के जलने या जंगल के आग लगने से व ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा CO2 वायुमंडल में मुक्त होता है। वायुमंडल में उपस्थित CO2 का स्थिरीकरण हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। जैव मंडल में प्रतिवर्ष प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन की लगभग 4 × 10⁻13 kg मात्रा स्थिरीकृत की जाती है। पादपों में स्थिरीकृत कार्बन आहार के रूप में विभिन्न जंतुओं में पहुँचता है। जीवों की श्वसन क्रिया द्वारा यह कार्बन CO2 के रूप में बाह्य वातावरण में मुक्त होता है। जीवों की श्वसन की क्रिया यह कार्बन CO2 के रूप में बाह्य वातावरण में मुक्त होता है। जंतुओं व पादपों के मृत शरीर के अपघटन से वर्तमान से कार्बन पुनः वातावरण में लौटा दिया जाता है।
इस प्रकार परितंत्र में जैविक व अजैविक घटकों की अन्योन्य क्रिया के साथ साथ कार्बन का चक्रीकरण भी होता रहता है। इस प्रकार परितंत्र में जैविक व अजैविक घटकों की अन्योन्य क्रियाओं के साथ साथ कार्बन का चक्रीकरण भी होता रहता है। अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रो आर मिश्रा द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के समतुल्य दिए शब्द को लिखिए। प्रो आर मिश्रा द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के समतुल्य दिए गए शब्द को लिखिए। इकोकोज्मा, 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 इकोकोज्मा। प्रो आर मिश्रा द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के समतुल्य दिए शब्दों को लिखिए। इकोकोज्म। खेत तथा बाग किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? खेत व बाग किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के। प्रो आर मिश्रा द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के समतुल्य दिए गए शब्दों को लिखिए। इकोकोज्मा। पारिस्थितिकी तंत्र के समतुल्य दिए गए शब्दों को लिखिए। इकोकोज्मा। खेत और बाग किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। लवण जलीय परितंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भाग में। कौन कौन? सरिता, बहता पानी जिसको कहते हैं सरिता। स्थिर जलीय परितंत्र। लवण जलीय परितंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। सरिता जिसे कहते हैं बहता पानी, और स्थिर जलीय परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटकों को नाम लिखिए। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक है जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक का दूसरा नाम जीवीय घटक और अजीवीय घटक। जीवीय घटक का दूसरा नाम सजीव घटक और निर्जीव घटक। हरे पादप कौन सा पोषण स्तर है? हरे पादप कौन सा पोषण स्तर है? प्रथम पोषण स्तर। हरे पादप पोषण स्तर प्रथम। पोषण स्तर प्रथम। हरे पादप कौन सा पोषण स्तर है? पोषण स्तर प्रथम। उत्पादकता के लिए परिवर्तक शब्द किसने दिया था? उत्पादकता के लिए परिवर्तक शब्द किसने दिया था? कोरोमेंडी ने। कोरोमेंडी ने। उत्पादक के लिए परिवर्तक शब्द किसने दिया था? कोरोमेंडी ने। कोरोमेंडी ने। पराशरनजीवी किस प्रकार के उपभोक्ता है? पराशरनजीवी किस प्रकार के उपभोक्ता है? लघु या सूक्ष्म उपभोक्ता। लघु या सूक्ष्म उपभोक्ता। अब घटक जीवी। पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी? पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी? चार्ल्स इल्टन ने। चार्ल्स इल्टन ने 1927 में पारिस्थितिकी स्तूप का संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी? चार्ल्स इल्टन ने 1927 ईस्वी में। चार्ल्स इल्टन ने 1927 ईस्वी में। चार्ल्स इल्टन ने 1927 ईस्वी में। पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषी दक्षता का प्लस रेंज बताइए। पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषी दक्षता का प्लस रेंज बताइए। 10 से 50% तक। 10 से 50% तक। टेंसरे द्वारा
प्रतिपादित पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा लिखिए। तेंसरे द्वारा प्रतिपादित पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा लिखिए। वातावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों के समाकलन इंटीग्रेशन के परिणाम स्वरूप निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तेंसरे द्वारा प्रतिपादित पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा लिखिए। वातावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों के समाकलन इंटीग्रेशन के परिणाम स्वरूप निर्माण तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य से आपका क्या अभिप्राय है? पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य से आपका क्या अभिप्राय है? कार्य से हमारा अभिप्राय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव ऊर्जा का प्रवाह तथा पोषण खनिज पदार्थों के परिसंचरण से है। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य से आपका क्या अभिप्राय है? कार्य से हमारा अभिप्राय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव ऊर्जा का प्रवाह पोषण खनिज पदार्थों के परिसंचरण से है। नैत्रीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणुओं के नाम लिखें। नैत्रीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणुओं के नाम लिखें। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। किन्हीं दो अपसादी चक्रों के नाम लिखें। पहला हो गया फास्फोरस चक्र, दूसरा हो गया सल्फर चक्र। पहला हो गया फास्फोरस चक्र और दूसरा हो गया आपका सल्फर चक्र। किन्हीं दो अपसादी चक्रों के नाम लिखे। पहला हो गया फास्फोरस चक्र, दूसरा हो गया सल्फर चक्र। आगे ऊर्जा स्तूप पे पिरामिड हमेशा होते हैं सीधे। ऊर्जा स्तूप पिरामिड हमेशा होते हैं सीधे। उत्पादक होते हैं हरे पादप। अपघातक होते हैं जीवाणु एवं कवक द्वारा। अपघातक होते हैं जीवाणु एवं कवक। किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक कोशीय स्तर पर जीव का आकार घटता है लेकिन जीवों की संख्या बढ़ती है? जीवों का आकार घटता है लेकिन जीवों की संख्या बढ़ती है। परजीवी खाद्य श्रृंखला में किस प्रकार के खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक कोशीय स्तर पर जीवों की आकार घटता है? जीवों के आकार घटता है लेकिन जीवों की संख्या बढ़ती है। परजीवी खाद्य श्रृंखला। ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया? लिंडेमान चरण खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक के उपभोक्ता हमेशा होता है शाकाहारी जंतु। चरण खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा होता है शाकाहारी जंतु। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। रेखीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है रेखीय।
पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक के घटकों के नाम लिखो। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के नाम लिखो। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन के यौगिक। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रिक आयन NO3- के रूप में। पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं? अकार्बनिक फास्फेट के रूप में। अकार्बनिक फास्फेट के रूप में। मनुष्य किस प्रकार के पोषण स्तर का पोषण स्तर का प्राणी है? मनुष्य किस पोषण स्तर का प्राणी है? मनुष्य अनेक पोषण स्तर के हो सकते हैं। मनुष्य के अनेक पोषण स्तर हो सकते हैं। मनुष्य के अनेक पोषण स्तर हो सकते हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला के अंत में हमेशा कौन सा जीव होता है? अपघटक, जीवाणु एवं कवक। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला के अंत में हमेशा कौन से जीव होता है? अपघटक, जीवाणु एवं कवक। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख 3 घटकों के नाम लिखिए। पादप, जंतु तथा सूक्ष्मजीव। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख 3 घटकों के नाम लिखिए। पादप, जंतु तथा सूक्ष्मजीव। 2 प्रकार के खाद्य श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। 2 प्रकार के खाद्य श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। चरण खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला। एक गहरे जलीय परितंत्र में पाए जाने वाले प्रभावी उत्पादकों के नाम लिखिए। एक गहरे जलीय परितंत्र में पाए जाने वाले प्रभावी उत्पादों के नाम लिखिए। प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता के लिए एक अन्य नाम क्या दिया जा सकता है? प्राथमिक उपभोक्ता के लिए एक अन्य नाम क्या दिया जा सकता है? पादप परावक। पादप परावक जैसे डायटम्स, साइनोबैक्टीरिया आदि। पादप परावक जैसे डायटम्स, साइनोबैक्टीरिया आदि। प्राथमिक उपभोक्ता को एक अन्य नाम शाकाहारी उपभोक्ता दिया जा सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता को एक अन्य नाम शाकाहारी उपभोक्ता दिया जा सकता है। अपरद खाद्य श्रृंखला का आरंभक बिंदु क्या होता है? अपरद खाद्य श्रृंखला का आरंभक बिंदु क्या होता है? पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, साल, फूल तथा प्राणियों के मृत अवशेष, मार्ग सहित अपरद। अपरद का खाद्य आरंभक बिंदु क्या होता है? पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, साल, फूल तथा प्राणियों के मृत अवशेष, मरंडी सन्निहिति सहित अपरद। मृदा के निर्माण के लिए शब्द लिखिए। मृदा जनन, पीडोजेनेसिस। मृदा के निर्माण के लिए शब्द लिखिए। मृदा जनन, पीडोजेनेसिस। मृदा जनन, पीडोजेनेसिस। शाकाहारी जंतुओं को संपूर्ण प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त नहीं होती है। एक कारण लिखिए। शाकाहारी जंतुओं को संपूर्ण प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त नहीं होती है। एक कारण लिखिए। स्वपोषी अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। स्वपोषी अकार्बनिक पदार्थों को
कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, किंतु इसके साथ ही ऊर्जा की कुछ मात्रा वातावरण में मुक्त करते हैं किंतु इसके साथ ही ऊर्जा के कुछ मात्रा वातावरण में मुक्त करते हैं। स्वपोषी अकार्बनिक पदार्थों को केवल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, किंतु इसके साथ ही ऊर्जा की कुछ मात्रा वातावरण में मुक्त करती है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। घास स्थल में सितरे हुए वृक्षों सहित के लिए नाम दीजिए। सावाना। घास स्थल में सितरे हुए वृक्षों सहित के नाम दीजिए। सवाना। गैसीय चक्र के लिए रिजर्वायर क्या है? वायुमंडल एवं जल। गैसीय चक्र के लिए रिजर्वायर क्या है? वायुमंडल एवं जल। गैसीय चक्र के लिए रिजर्वायर क्या है? वायुमंडल एवं जल। गैसीय चक्र के लिए रिजर्वायर क्या है? वायुमंडल एवं जल। गैसीय चक्र के लिए रिजर्वायर क्या है? वायुमंडल एवं जल। अनुक्रमण को परिभाषित कीजिए। अनुक्रमण को परिभाषित कीजिए। किसी नगण्य स्थान पर जैव समुदाय की क्रमिक स्थापना को अनुक्रमण कहते हैं। किसी नगण्य स्थान पर जैव समुदाय की क्रमिक स्थापना को अनुक्रमण कहते हैं। निर्देशन किसे कहते हैं? अनुक्रमण को परिभाषित किए। किसी नगण्य स्थान पर जैव समुदाय की क्रमिक स्थापना को अनुक्रमण कहते हैं। निर्देशन किसे कहते हैं? ऐसे रिक्त क्षेत्रों जहाँ पर कोई जीवन रूप नहीं होता है। ऐसे रिक्त क्षेत्रों जहाँ कोई भी जीवन रूप नहीं होता है। निर्देशन किसे कहते हैं? ऐसे रिक्त क्षेत्र जहाँ पर कोई जीवन रूप नहीं होता है। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर क्या निर्देशन क्या है? किसे कहते हैं? ऐसे रिक्त क्षेत्र जहाँ पर कोई जीवन रूप नहीं होता उसे निर्देशन कहते हैं। निर्देशन कहते हैं। किसी नगण्य स्थान पर जैव समुदाय की क्रमिक स्थापना को अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण किसे कहते हैं? तो जैव नगण्य स्थान पर जैव समुदाय की क्रमिक स्थापना को अनुक्रमण कहते हैं। किसी नगण्य स्थान पर जैविक समुदाय के क्रमिक स्थापना को अनुक्रमण कहते हैं। किसी नगण्य स्थान पर जैव समुदाय की क्रमिक स्थापना को अनुक्रमण कहते हैं। निर्देशन किसे कहते हैं? निर्देशन किसे कहते हैं? कहते हैं ऐसे रिक्त स्थान जहाँ कोई जीवन रूप नहीं होता है उसे निर्देशन कहते हैं। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? यह मरुकर्मण का एक प्रकार है। यह मरुकर्मण का एक प्रकार है जिसमें किसी नगन चट्टान पर किसी पादप समुदाय की स्थापना होती है। पादप समुदाय की स्थापना होती है। लिथोस्फीयर क्या है? यह मरुकर्मण का एक प्रकार है जिसमें किसी नग्न चट्टान पर किसी पादप समुदाय की स्थापना होती है। क्रिस्टोज लाइकेन अवस्था का उदाहरण लिखिए। क्रिस्टोज लाइकेन अवस्था के उदाहरण लिखिए। ग्रेफिस राइजोकार्पस, रिनोदिना,
रिनोदिना और लैकानोरा। रिनोदिना और लैकानोरा। क्रिस्टोज लाइकेन अवस्था के उदाहरण लिखिए। क्रिस्टोज लाइकेन अवस्था के उदाहरण लिखिए। ग्रेफिस, राइजोकार्पस, रिनोदिना और लैकानोरा। द्वितीयक उत्पादकता क्या है? द्वितीय उत्पादकता क्या है? द्वितीय उत्पादकता क्या है? द्वितीय उत्पादकता क्या है? द्वितीय उत्पादकता क्या है? उत्पादकताओं का द्वारा निर्मित नवीन कार्बनिक पदार्थों तथा उसके स्वांगीकरण की। द्वितीय उत्पादकता क्या है? उपभोक्ता के द्वारा निर्मित नवीन कार्बनिक पदार्थों तथा उनके स्वांगीकरण की दर द्वितीय की उत्पादकता कहते हैं। द्वितीय उत्पादकता कहते हैं। कहा जाता है उपभोक्ता द्वारा निर्मित नवीन कार्बनिक पदार्थ तथा उसके स्वांगीकरण की दर द्वितीय उत्पादकता कहलाती है। द्वितीय उत्पादकता क्या है? उपभोक्ता द्वारा निर्मित नवीन कार्बनिक पदार्थ तथा उनके स्वांगीकरण की दर द्वितीय उत्पादकता कहलाती है। सबसे अधिक उत्पादकता किस बायोम की है और कितनी है? सबसे अधिक उत्पादकता किस बायोम की है और कितनी है? घास की खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता के दो नाम लिखिए। घास खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता के दो नाम लिखिए। पहला तिद्दा और दूसरा खरगोश। घास की खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता के नाम लिखिए। पहला तिद्दा और दूसरा खरगोश। लघुतरात्मक प्रश्न। खाद्य जल किसे कहते हैं? लघुतरात्मक प्रश्न। खाद्य जल किसे कहते हैं? खाद्य जल किसे कहते हैं? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से बनने वाले जाल को जिसमें भोजन के वैकल्पिक रास्ते हमेशा खुले रहते हैं को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल किसे कहते हैं? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से बनने वाले जाल को जिसमें भोजन के वैकल्पिक रास्ते हमेशा खुले रहते हैं को खाद्य जाल कहते हैं। आगे है खाद्य जाल कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र अन्य किस नाम से जाना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र अन्य किस नाम से जाना जाते हैं? बायोसिनोसिस। पारिस्थितिकी तंत्र का दूसरा नाम बायोसिनोसिस है। पारिस्थितिकी तंत्र का दूसरा नाम बायोसिनोसिस है। पारिस्थितिकी तंत्र का तीसरा नाम माइक्रोकोज्मा है। और पारिस्थितिकी तंत्र का चौथा नाम इकोकोज्मा। माइक्रोकोज्म, इकोकोज्म, बायोसिनोसिस, माइक्रोकोज, इकोकोज। बायोसिनोसिस, माइक्रोकोज, कोज्म, इकोकोज्म, माइक्रोकोज्म, इकोकोज्म। बायोसिनोसिस, माइक्रोकोज्म, इकोकोज्म।
बायोसिनोसिस, माइक्रोकोज्म, इकोकोज्म। बायोसिनोसिस, माइक्रोकोज्म, इकोकोज्म। बायोसिनोसिस। खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें खाने एवं खाए जाने की पुनर्वृत्ति द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें खाने एवं खाए जाने की पुनर्वृत्ति द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाने एवं खाए जाने की पुनर्वृत्ति द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी का 10 का नियम क्या है? पारिस्थितिकी दशांश का नियम क्या है? पारिस्थितिकी दशांश का नियम क्या है? प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के हस्तांतरण में एक पोष स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा संग्रहित होता है। शेष 90% ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में श्वसन तथा आदि क्रियाओं में ह्रास हो जाता है। इसे पारिस्थितिकी दशांश का नियम कहते हैं। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिकी स्तूप अवधारणा। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिकी स्तूप का अवधारणा। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें निरंतर पोष स्तरों का आकार बढ़ता है। खाद्य श्रृंखला जिनमें निरंतर पोष स्तरों का आकार बढ़ता है परंतु संख्या कम होती है। किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला कहलाती है? वह खाद्य श्रृंखला जिसमें निरंतर पोष स्तरों का आकार बढ़ता है परंतु संख्या कम होती, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला कहलाती है। परभक्षी शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें निरंतर पोष स्तरों का आकार बढ़ता है परंतु संख्या कम होती है, किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला कहेंगे? परभक्षी शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला। जैविक उत्पाद किसे कहते हैं? जैविक उत्पाद किसे कहते हैं? जीवों की जीवन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित कार्बनिक पदार्थों को जैविक उत्पाद कहते हैं। जीवों की जीवन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित कार्बनिक पदार्थों को जैविक उत्पाद कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता किसे कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे जिस दर से सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों के भोजन के रूप में इकट्ठा करते हैं, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसे प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जैव भार या संचित ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जैव भार या संचित ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उत्पादकता को किस इकाई द्वारा मापा जाता है? ग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति इकाई प्रति समय में, है ना,
प्रति इकाई प्रति समय में, प्रति है ना, ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष, किलोली किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष में व्यक्त किया जाता है। आगे है एक खाद्य स्तरीय खाद्य श्रृंखला का उदाहरण। एक घास स्तरीय खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। घास स्तरीय खाद्य श्रृंखला का उदाहरण, तो सबसे पहले घास को तिद्दा खाया, तिद्दा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को मोर खाया इत्यादि। अब घटक क्या होते हैं, प्रकृति में इनका क्या महत्व है। अब घटक क्या होते हैं, प्रकृति में इनका क्या महत्व है। अनेक सूक्ष्म जीव जो मिलित अथवा कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर उनको सरल कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक में बदल देता है, सरल कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में बदल देता है। आप घटक कहलाते हैं। उदाहरण जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक आप घटक कहलाते हैं, जीवाणु और कवक। अब घटकों का महत्व। अब घटकों का महत्व विभिन्न प्रकार के कच्चे पदार्थों को बराबर उपयोग के लिए अब घटक ही परिवर्तित करके उपलब्ध कराते हैं। अब घटक के ही परिवर्तित करके उपलब्ध कराते हैं। अतः प्रकृति में चलने वाले भू रासायनिक चक्र इसके बगैर नहीं चल सकते। भू रासायनिक चक्र इसके बगैर नहीं चल सकते। अब घटक के जंतुओं और पौधे के शरीर को नष्ट करते हैं। अब घटक जंतुओं और पौधे के शरीर को नष्ट करते हैं, अर्थात प्रकृति में से व्यर्थ पदार्थों को हटाकर सफाई करते हैं। प्रकृति में से व्यर्थ पदार्थों को हटाकर सफाई करते हैं। अब घटक पदार्थों के चक्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा आवश्यक सरल पदार्थों को पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं। ये प्रदूषण की समस्या को कम करते हैं। निम्नलिखित में अंतर बताइए। जैव समुदाय तथा जैव मंडल, स्वपोषी तथा परपोषी, उत्पादक तथा उपभोक्ता, जीव संख्या का परिमित तथा जीव भार के परिमित, जैव समुदाय तथा जैव मंडल। कहता है कि जैव समुदाय और जैव मंडल में अंतर बताना है। तो जैव समुदाय किसको कहते हैं, जैव मंडल किसको कहते हैं। यह परितंत्र में निम्न स्तर का जीवों का संगठन है। यह परितंत्र में है और निम्न स्तर का है, छोटा स्तर का जीवमंडल का जीव का संगठन है, जिसमें अजैवीय घटक सम्मिलित नहीं है। परितंत्र, यह परितंत्र से उच्च स्तर का मतलब परितंत्र से भी बड़ा है ना, परितंत्र से उच्च स्तर का संगठन
है जिसमें जैविक घटक के साथ अजैविक घटक भी सम्मिलित हैं। जैविक घटक के साथ अजैविक घटक भी सम्मिलित हैं। आगे, संगठन की दृष्टि से किसी विशिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले जीवों का जातियों की संख्या को जैव समुदाय कहा जाता है। संगठन की दृष्टि से किसी विशिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले जीवों जातियों की संख्या को जैव समुदाय कहा जाता है। आगे है, संपूर्ण पृथ्वी का वह स्थान जहाँ जैव समुदाय से बने समस्त परितंत्र तथा जीवोम इसमें सम्मिलित होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का वह स्थान जहाँ जैव समुदाय से बने समस्त परितंत्र तथा जीवोम सम्मिलित है। यह जैविक घटकों के साथ मिलकर परितंत्र बनाता है। यह समस्त परितंत्र का सम्मिलित बृहद संगठन है। यह समस्त परितंत्र का सम्मिलित बृहद संगठन है। स्वपोषी तथा परापोषी। स्वपोषी तथा परापोषी। स्वयंपोषी, परापोषी। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। इसी कहते हैं स्वपोषी। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये हो गया आपका परापोषी। कहता है स्वपोषी में क्लोरोफिल नामक विशेष वर्णक पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। परापोषी जो है इथाइल अल्कोहल बनाता है। स्वपोषी जो है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीश्वसन करते हैं या अनऑक्सीश्वसन करते हैं। ये ऑक्सीश्वसन करते हैं, ये अनऑक्सीश्वसन करते हैं। ये ऑक्सीश्वसन, ये अनऑक्सीश्वसन। आगे है, ये हरे पौधे व प्रकाश संश्लेषण जीवाणु होते हैं। ये हरे पौधे व प्रकाश संश्लेषण जीवाणु होते हैं। ये जंतु, परजीव व जीवाणु होते हैं। ये जंतु, परजीवी व जीवाणु होते हैं। उत्पादक तथा उपभोक्ता। उत्पादक तथा उपभोक्ता। उत्पादक तथा उपभोक्ता ये स्वपोषी होते हैं या परापोषी होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे भोजन प्राप्त होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनुपस्थित होती है। ये हरे पौधे होते हैं। इसमें वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सभी जंतु होते हैं, इनके वर्णक अनुपस्थित होते हैं। ये खाद्य श्रृंखलाओं प्रथम पोषण स्तर बनाते हैं। ये द्वितीय पोषक स्तर आदि पोषक स्तरों के रूप में पाए जाते हैं। शाकाहारी व मांसाहारी जीव संख्या